मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी, तो बहुत दिन बाद ऐसा टॉपिक आया फिर से। हाउ टू स्टडी इसलिए है क्योंकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। यूपी बोर्ड के वह सभी बच्चे जो हमसे जुड़े रहते हैं, जो हमारे स्कूल के हैं या अदर स्कूलों के हैं, जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बस उनकी समस्याएं जो हैं, उनकी प्रॉब्लम जो है बस यही आती है कि अगर वो पढ़ें तो पढ़ें कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि आजकल की जो क्लास है वो ऑनलाइन है, लगभग ऑनलाइन क्लास है। स्कूल जो है अभी ओपन ही होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कैसे क्लास चलेगी, कुछ भी नहीं पता। वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चों के सामने। तो बस हमारे कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर इन सब चीज़ों से दूर हटकर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जानना तो चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। हर एक दिन अगर आज से हम जोड़े तो आपकी लाइफ में, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के पहले लगभग 3 मंथ, 4 मंथ, 3-4 मंथ बचे होंगे। 3-4 मंथ मतलब मान के चलिए कि 150 दिन के आसपास, 120-130 दिन के आसपास। 120-130 दिन में हमें क्या करना रहता है कि हमें कम से कम पढ़ने रहते हैं 150-200 टॉपिक। 150-200 टॉपिक हमें पढ़ने रहते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो हम फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी की एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा डिपेंड करती हैं बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चे हिंदी में कैसे क्वालिफाई हों। जैसा कि आप रूल जानते होंगे कि अगर हम हिंदी में क्वालिफाई रहते हैं तो हमारे मार्कशीट में क्वालिफाई लिखा रहता है, और नहीं तो अनक्वालिफाई हम हो जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती अदर सब्जेक्टों में, लेकिन हिंदी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हिंदी के टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, क्या है दिमाग में जो बैठ जाए, कैसे क्या किया जाए। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जो हम अपनी फीलिंग है बस वही बताते हैं, जो हमसे हो सकता है बस वो। हमने कभी जो है, हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बस ये सोचते हैं कि शायद इस तरह पढ़ने से बच्चों को हिंदी याद हो जाए, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने एक लेसन कल पढ़ा, आज पढ़ा जयशंकर प्रसाद। हमने ये लेसन पढ़ लिया जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद के लेसन को जो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि जयशंकर प्रसाद एक राइटर है, एक लेखक है जो हिंदी में है। तो कुछ देर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, थक नहीं गए। कितनी बार हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म, मृत्यु और पिता का नाम, माता का नाम, क्या करेंगे। तो हमारे दिमाग में एक आता है माइंड मैप। माइंड मैप मतलब ये, माइंड मैप मतलब ये माइंड मैप। ये माइंड मैप क्यों आता है? क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, थोड़ी देर अगर आप आंख बंद करके उसे फील कीजिए ना, तो ये स्ट्रक्चर आपकी दिमाग में, आपकी आंखों के सामने छपता है। तो वही माइंड मैप क्या करता है, हमें बनाना पड़ता है। अगर हम जयशंकर प्रसाद को लिए हैं, अगर हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ चुके हैं, एक हम सादा पेज लेंगे, एकदम ब्लैंक पेज जो आर्ट का होता है वैसे ब्लैंक पेज लेंगे, और हर एक टॉपिक का माइंड मैप बना के और अपनी नोट्स की तरह रखते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे। अब माइंड मैप बनेगा कैसे, बस वही हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ लिया। अब जयशंकर प्रसाद हम बीच में सेंटर में मान लेते हैं, ये हमारी कॉपी है, ये हमारा पेज है। माइंड में मैंने जयशंकर प्रसाद को बीच में रख दिया। अब जयशंकर प्रसाद को बीच में रखे तो जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम, है ना, जयशंकर प्रसाद की रचना, इन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा, तो क्या लिखा जो आपके स्कूल में, जो आपके सब्जेक्ट में है, तब पता चल रहा है कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो क्या है, ममता है। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो ममता है। यहाँ से एक लाइन खींचो, इसे यहाँ मिला दो, एक ये पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद ने ममता लिखा, ठीक है ना। यानी ममता नाम के पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, यहाँ भी हो सकता है। ये ममता यहाँ लिख दो, यहाँ हम कोई वो जो है डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, ये डिज़ाइन आपके ऊपर बननी, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी डिज़ाइन बनाना चाहते हो, है ना। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आर्ट आप इसमें दे सकते हो, ना आपसे कोई कुछ कहने वाला है, ना आपसे कोई सुनने वाला है। बस इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि आपको अच्छा लगे। दोबारा आप इस पेज को उठा के ज़रूर देखें। विश्वास मानिए, अगर ये स्ट्रक्चर हर एक टॉपिक का बन जाए ना, तो फिर जब एग्जाम हो, 1 महीना बच जाए, 15 दिन बच जाए, खाली एक बार देख लोगे तो सब वैसे रट जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है इनके पिता का नाम। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है तो पिता जरूर होंगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा पिता, और ऐसे बॉक्स बनाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा देवी,
प्रसाद। इनके पिता का नाम जो है वो क्या है, देवी प्रसाद। पिता का नाम एकदम क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इधर बॉक्स बना लीजिएगा। माता का नाम अगर है तो ठीक है, अगर माता का नाम है तो ज़रूर, इधर पिता है तो इधर माता लिख दीजिएगा। या आपकी डिज़ाइन में यहाँ नहीं बन रहा है, यहीं बन रहा है तो यहीं लिख दीजिएगा, यहीं माता लिख दीजिएगा, माता। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, शायद मुन्नी देवी है इनकी माता। चलिए, अब चूँकि हम हिंदी नहीं पढ़ाते तो इसलिए जो है थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश मत देखिएगा, बस खाली हमारी बात समझिए क्या हम कहना चाहते हैं, है ना, क्या है जो आपके काम आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, इनकी माता हो गई। अब इनका जन्म मिलता है, इनका जन्म। तो जन्म में दो चीज़ें हैं, एक तो 1890 है और एक 1889 है। तो आप कंफ्यूज ना हो, 1890 लिख दें या 1889 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब बात आती है कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो एक स्ट्रक्चर फिर बनाइए और लिख दीजिएगा काशी। ये काशी इनका जन्म स्थान हुआ। ठीक है ना। अब उसके बाद इनकी शिक्षा किस किस सब्जेक्ट में हुई, तो यहाँ पर फिर से एक स्थान बनाइएगा बड़ा सा और यहाँ पर लिख दीजिएगा शिक्षा। और शिक्षा में आप लिख दीजिएगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी और फिर क्या था कुछ और जो संस्कृत, है ना। आप हिंदी इंग्लिश जो भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी राइटिंग बने। हमने शॉर्टकट लिख दिया, उस पर ध्यान ना दें, बस जैसे आपकी राइटिंग बने, जैसे आपको लगे, जैसे आप इसे क्लेरिफाई कर पाएँ। जैसे बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि इसके बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ये काला, पीला, नीला, जैसे भी उनके मन में आया, ब्लू, ब्लैक, वो करते चले गए। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि इस स्ट्रक्चर को जो ऐसे बना रहे हैं वो ऐसे ऐसे बना दें, ऐसे ऐसे बना दें, थोड़ा और बढ़िया लगे। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो हमारे पास ही है, हमें एक इम्पॉर्टेंट एक आती है रचना, एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है रचना। रचना क्या है, तो रचना के लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए हमने इतना सर्कल कर लिया। अब इनकी रचनाएं, कम से कम कुछ रचना तो याद ही होनी चाहिए जो आपकी बुक में आई हो। तो इनकी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी रचना अगर हम देखें तो कंकाल ज़्यादा पूछा जाता है, कंकाल से रचनाएं ज़्यादा आती हैं। एक है रंगभूमि, रंगभूमि हो गया। और किसी को कुछ याद है, और सारी रचनाएं, हमें इतनी सारी रचना नहीं याद है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं हिंदी में। लेकिन इनकी रचनाएं जैसे आप बुक में देख लें या जो आपके दिमाग में चल रहा हो, 2, 3, 4 वो आप लिखते चले जाएं। एक तितली है, शायद एक तितली होगी, ये भी इनकी रचना है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। कामायनी सबसे फेमस रचना है इनकी, कामायनी सबसे फेमस रचना है। तो इस प्रकार हम इस खाने को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आगे खाना बचा हुआ तो यहाँ से निकले, फिर से यहाँ आ गए। अब यहाँ पर इनकी शैली आएगी, शैली मतलब इनकी क्या क्या है, निबंधकार है, तो यहाँ निबंधकार लिख देंगे। निबंधकार हो गए, नाटककार हो गए, उपन्यासकार हो गए। तो ये हो गया, इनकी शैली हो गई। अब इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहीं लिख देते हैं, लास्ट में चले आते हैं इनकी मृत्यु, और यहाँ पर इनकी मृत्यु लिख देते हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको सन याद है तो सन में इतना जोड़ लीजिए कि ये कितने साल जिए, तो पता चलता है कि ये 47 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम 45-47 साल जोड़ देंगे तो हम पहुँच जाएँ कितना, 1937 में 1937 में इनकी डेथ हुई है ना। और एज कहीं कहीं दिन भी लिखा रहता है, जैसे इसमें लिखा 15 नवंबर, शायद NOB 15 नवंबर 1937। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, टिक कर सकते हो, लिख सकते हो। ये हिंदी का एक मैप है, माइंड मैप इसे हम कहते हैं। ये हर टॉपिक का आपका बन सकता है, और ये कब बनाना है कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पर फोकस किया जाए, यही बनाया जाए। कभी कभी हम लोग दिमाग से थक जाते हैं पढ़ते हुए, हमारा मन नहीं करता कि हम पढ़ें, तो सबसे अच्छा टाइम पास ये आपका आर्ट है, सबसे अच्छा टाइम पास। इसमें आर्ट होता है, बनता है, डिज़ाइन बनती है। आप फुल पाती हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें बनाइए, लेकिन एरो लेके जैसे भी ये बना सकते हो, आप अच्छे से बना सकते हो। जितना अच्छा लिखोगे इसमें उतना अच्छा सेट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूल सकते। अगर ये हर टॉपिक का बन जाए तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं मैथ की।
मैथ में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथ में पढ़ना है, मैथ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फार्मूले जब तक नहीं याद है तब तक कुछ नहीं है। तो आज हम बस एक बार फार्मूले रिवाइज करवा दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी माइंड मैथ के साथ, ठीक है ना। आई थिंक हमें बेटर लगता है कि सबको बेटर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के पास, और चुना है उसे लिख लो। मान लीजिए आपने चुना है ट्रिग्नोमेट्री, मान लीजिए आपने ये चुना है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या क्या हो सकते हैं जो आपके लेसन में आया है, जो आपके लिए जो है आपकी ज़रूरत है। ये मत सोचिएगा कि हम हाई स्कूल और इंटर जितने फार्मूले हैं वो सभी पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपका एक फार्मूला आता है ये, जो साइड से रिलेटेड होता है, साइड से, और साइड में LAL और KKA आता है, KKA आता है। इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, इधर से लिख दीजिएगा साइन, इधर से लिख दीजिएगा कास, इस जगह आपकी होनी चाहिए, इधर से लिख दीजिएगा टैन, और इधर से लिख दीजिएगा काट, इधर से लिख दीजिएगा सेक, और इधर से लिख दीजिएगा कॉसेक। आई थिंक हमें लगता है कि अब आपको साइन कास टैन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या साइन इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में सिर्फ ये सेट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से साइन आया तो लंब बटे कर्ण होगा, कास आया आधार बटे कर्ण होगा, टैन आया तो लंब बटे आधार होगा, काट आया तो आधार बटे लंब, सेक आया है तो कर्ण बटे आधार, और कॉसेक आया है तो कर्ण बटे लंब। क्लियर है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी जब हम साइड निकालते हैं, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो आपसे कहता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक कर्ण है, एक आधार है, एक लंब है। यहाँ हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब और आधार दिया रहेगा, अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण और लंब दिया रहेगा, अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण और आधार दिया रहेगा। अगर हम इसके और आगे इसको माइनस करें या नहीं समझ में आता है, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब बात है एक ही लाइन की, तो हमें ज़्यादा इसमें जो है लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम ज़्यादा खाने बनाएं, कि हमें केवल माइंड मैप पढ़ना है, ठीक है ना। माइंड मैप मतलब ये होता है कि ये दिमाग में सेट रहे कि कौन सा क्या, जैसे घोंच घांच के मत लिखना, हमने समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, थोड़ा दूर दूर कर दोगे तो अच्छे से साइन लिख लोगे डिजाइनदार, अच्छे से ऐसे सर्कल कर दोगे, ऐसे ऐसे बना दोगे, ऐसे ऐसे पता चल जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री के एक पार्ट में आपने ये पढ़ लिया, दूसरे पार्ट में आपने ये पढ़ लिया, ठीक है ना। अब एक पार्ट आपका बचता है ASTC रूल, एक पार्ट में आपका ये बचता है ASTC रूल, और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, हाँ तो बहुत सारी, लेकिन आपकी टॉपिक में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक साइन 90 प्लस थीटा और एक साइन 90 माइनस थीटा, केवल दो चीज़ें। अब 90 प्लस 90 माइनस ही तो पढ़ना है, तो लिख लो तुरंत, यहाँ पे चले आओ, साइन और 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करो, कास 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करो, और ऐसे लिखते चले जाओ, ऐसे इतना तो आप जान जाओगे। यहाँ पर एक खाने में ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, जो भी आप जैसे डिज़ाइन बना पाओ, हम नहीं कह रहे हैं कैसे बनाओ, कि हमें इतनी डिज़ाइन नहीं आती, बस हम बता रहे हैं, माइंड मैप का मतलब आपको समझा रहे हैं कि एक पेज में आप पूरी टॉपिक जो है कवर कर सकते हो। तो आपने साइन लिख लिया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे माइनस लिखा है, यहाँ पर लगा दो प्लस, प्लस लगा दो, तो यहाँ पर जैसे जो माइनस, जैसे मान लो इसका मान प्लस होता है तो प्लस लिख दो सभी में, और जब प्लस का मान कहीं माइनस होता होगा तो नीचे जैसे इसमें माइनस होता है तो प्लस माइनस लिख दो, हो गया। जब माइनस लिखोगे तो प्लस आएगा, जब प्लस लिखोगे तो माइनस आएगा, है ना। तो आप ऐसे जो है इसे सेट कर सकते हो। अब लिख दें क्या पूरा, चलिए लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। का साइन चेंज होता है, हमने बताया था साइन चेंज होता है कास में, कास चेंज होता है साइन में, और टैन अगर हम यहाँ पर लिख दें, तीन ही लिखते हैं, बाकी आगे लिख दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, और कुछ इसमें कुछ खास भी नहीं है ऐसा कि जो है आपको ना आता हो। तो ये जो है माइनस है तो ये प्लस होता है, और ये प्लस है तो प्लस ही होता है, दोनों रहता है। ये माइनस है तो ये प्लस होता है, और ये प्लस है तो ये माइनस रहता है, और ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है। तो आई थिंक हमें लगता है कि अब सभी करते चले जाओगे, प्लस सिर्फ साइन और कॉसेक में मिलेगा, बाकी सब में प्लस और माइनस मिलेगा, प्लस सिर्फ साइन और कॉसेक में, बाकी सब में क्या मिलेगा, माइनस। अगर आपके नहीं समझ में आता तो आप ये ना लिखो, आप ऐसे लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा में सारी वैल्यू प्लस रहती हैं, सारी वैल्यू प्लस रहती हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझाना चाहते हो, क्या लिख लोगे कि फ्यूचर में आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं लाइन टू लाइन फार्मूले ही छाप लिए जाएँ,
कुछ ऐसा लिखा जाए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, पहुंच सके आप तक, है ना, कि आपने फार्मूले कैसे याद किए हैं, क्या है जो आपको याद करना है। जैसे हमने कह दिया कि कहीं 90 प्लस 90 माइनस है, तो आप 90 माइनस को साइन को चेंज करते हो कास में, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। कास को चेंज करते हो साइन में, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। टेन को चेंज करते हो काट में, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो कुल मिला के ये खाना ये भी बन जाएगा। बना कि नहीं। अब हम AST से बाहर निकल के आए, तो AST से बाहर मान लेते हैं यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर आए तो हमें सबसे बड़ी चीज़ मिलती है ये एंगल के नाम, ये एंगल, ये जो बने रहते हैं टेबल। इस टेबल को आप यहाँ बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप टेबल बना रहे हो वो इस टेबल की तरीके से बने। आप इस टेबल को ऐसे भी करके बना सकते हो, जैसे भी आपकी डिज़ाइन, जैसे आपको अच्छा लग जाए। टेबल हमने बताया है, ये थीटा होगा, ये अनुपात होगा यानी रेशियो होगा, ये साइन कास टेन होंगे, यहाँ 0 30 45 ये सब जानते हो, सब छापने की जरूरत नहीं, बस हम समझा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, ऐसे करके बना लेंगे, टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम मेन इंपॉर्टेंट जो आती है आपकी टॉपिक है आपका आइडेंटिटी, है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आपका है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और रेशियो के लिए थोड़ा सा और देख लीजिए। यहाँ पर जगह देंगे तो यहाँ रेशियो लिख लेंगे आप, रेशियो लिख लेंगे। अब रेशियो में थोड़ा सा हमारे पास एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आप लोग आई थिंक लगता है मैनेज कर ले जाओगे। चलिए एक रेशियो लिख लेंगे। अब रेशियो के रिलेशन को अगर हम देखें तो हमें मिलता है साइन इक्वल टू 1 कॉसेक, इतना तो समझ रहे हो ना। कॉस इक्वल टू 1 सेक और टेन इक्वल टू 1 काट। अब आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से सब कुछ हो गया, 3 से सारे मैनेज हैं। क्यों? क्योंकि जब कासेक यहाँ लाओगे तो साइन यहाँ चला जाएगा, जब काट यहाँ लाओगे तो टेन यहाँ चला जाएगा, सेक यहाँ लाओगे तो कास यहाँ चला जाएगा। तो आई थिंक हमें लगता है इतना आप सभी लोग कर सकते हो। एक लास्ट और बचता है, लास्ट के लिए यहाँ पे आ जाओ। आई थिंक ये जगह आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आ जाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री ही है और लास्ट है, इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 3 या 4 लाइन है जो आपको मैनेज करनी है, आप याद कर सकते हो। इसमें एक लाइन हम और भूल गए हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा tan थीटा इक्वल टू साइन अपान कास, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और एक आपका है बस यही, अगर tan की जगह काट होता तो कास अपान साइन हो जाता, अगर काट होता तो क्या हो जाता, कास अपान साइन। आवाज़ ना करें आप लोग, कास अपान क्या हो जाता, साइन। ठीक है ना। अब इतने सारी चीज़ें आपने मैनेज कर ली। अब एक आइडेंटिटी बचती है, आइडेंटिटी खाली 3 लाइन आपको याद करनी है। एक साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, बस 3 लाइन खाली। 3 आइडेंटिटी में आपकी पूरी स्टोरी छुपी हुई है। 3 आइडेंटिटी यानी हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हम कहते हैं काट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ये आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होते हैं, ये साइन इधर लिखा रहेगा तो कास इधर आ जाएगा, सेक इधर लिखा रहेगा तो tan इधर आ जाएगा, काट इधर लिखा रहेगा तो कॉसेक इधर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है ना। तो ये बात आ गई माइंड मैप की। तो हम इससे आगे चलते हैं, चलें अब, बिल्कुल समझ में एकदम क्लियर आ रहा होगा। अब बात आती है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो कैसे कर लो। तो आई थिंक इन सबसे आप लोग थोड़ा दूर हो, फिर भी अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो भी ऑनलाइन क्लास के लिए समय निकालो, कंटिन्यू क्लास ना करो, टाइम देखो, हमें 7 से 8 पढ़ना, 8 से 9 पढ़ना है। एक स्ट्रेटजी बना लो, मतलब एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल ऐसा कि आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ना या नाइट में अच्छा लगता है पढ़ना। कौन सा समय है जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नहीं, आपके लिए कौन सा समय उपयुक्त है। कब ऐसा कौन सा समय ऐसा आता है जब आप फ्री होकर पढ़ सकते हो। जैसे घर पे जाइए, गांव पे जाइए, अपने घर की फैमिली की बात कीजिए, अपने मम्मी पापा के फीलिंग की बात कीजिए, तो कहेंगे बेटा 3 बजे उठो, आपके सर भी ये कहेंगे 3 बजे उठो और 2-3 घंटे मन से पढ़ लो। ठीक है, 3 बजे उठे और 2-3 घंटे मन से पढ़ ले। क्यों ऐसा करते हैं? उनके पास कोई साइंस है क्या? कोई साइंस नहीं है ना। प्रथा एक बनी चली आई है कि जब सुबह उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि वह ब्रेक ले चुका होता है। ब्रेक मतलब आपकी जो है कुछ डाटा, जैसे क्या है, डस्टबिन है, इस डस्टबिन में आपने सारा दिन सब कुछ भर लिया। अब जब वो रात में आप सो गए ना, तब ये क्या करता है, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उससे बैठा देता है जहाँ पे याद होना, मस्तिष्क में। समझ में आया। और जो डिब्बे जैसा होता है, जो डस्टबिन जैसा होता है, जो आपके लिए रद्दी होता है, वो सब डिलीट कर देता है।
ठीक है ना। तो जब आप सुबह उठते हो तो ये फिर इम्पटी मिलता है, और सुबह इम्पटी मिलता है, और सुबह से आप फिर इसमें भरते जा रहे हो सारा दिन, और फिर रात में वही करता है। सोते हो तुम तो आपका दिमाग जो है काम करना बंद नहीं, दिमाग ना काम करता है। आपके सारा दिन के बनाए गए डिब्बे में जो आपने डस्टबिन में भर लिया है, उससे वह दूसरे दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड, या ऐसे जैसे जैसे भी आप समझ सकते हैं, उस दिमाग में सेव करता है कि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहें। ठीक है ना। और फिर जब सुबह उठते हो तो ये इम्पटी भर रहता है, इसलिए आपके पापा, आपकी मम्मी, घर वाले बोलते होंगे कि जब आप सुबह उठ के पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी और बेटर याद हो जाएंगी। क्या समझ में आता है जो हम कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो हमें क्या करना रहता है कि सुबह प्रयास करना रहता है कि हमारा टाइम सुबह अच्छा हो, है ना, मतलब मॉर्निंग में पढ़ने वाला टाइम हो। ठीक। अब बात आती है कि हम पढ़ लें लेकिन हम सुबह 3 बजे उठ के मैथ लगाएंगे तो भी सही नहीं है, क्योंकि उस समय टाइम होता है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल प्रैक्टिस मांगता है आपसे, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने मैथ आएगी, मैथ रटने से नहीं आती है। अदर सब्जेक्ट के लिए आप 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 2 महीने 3 महीने पेपर बचे हैं, आप 3 बजे उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ये नहीं आज 3 बजे उठ गए, कल 2 बजे उठ गए, परसों 11 बजे उठ के बैठ गए, परसों 1 बजे उठ के बैठ गए। ऐसे करोगे तो आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, जब हेल्थ नहीं सही रहेगी तो पढ़ने मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, आपकी हेल्थ बर्बाद होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम टेबल, हमें कितनी देर पर उठना है, कितनी देर सोना है। आपके लिए अगर आप हाई स्कूल का पेपर देने वाले हो 2 4 6 महीने में, तो आपके लिए शायद 4 नहीं कह सकते, लेकिन 5 या 6 घंटे की नींद पर्याप्त है ना। शाम को रात में 11 बजे से और सुबह शायद कितने बजे तक, 4 बजे तक, 11 से 4 कितने, 5 घंटे तो हो गए। तो ये 11 से 4 का समय है, या 1 घंटा पहले चले आओ। 10 से 4 का समय 6 घंटे मान लो, 10 से 4 या 10 बजे नहीं 9 बजे सोना चाहते हो तो 3 बजे उठ पड़ो, मतलब 6 घंटे। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो 6 घंटे हैं आपके, हम पहले कई दिन बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं, जो 6 आवर हैं आपके वो 4 आवर में चेंज कर दो और 2 आवर में चेंज कर दो, सबसे सही है। 4 घंटे रात में सो जाओ और 2 घंटे दिन में सो जाओ, बहुत बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा आप फ्रेश रहोगे। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, इम्पटी होने लगता है, और सोने के बाद जब उठते हैं तो एकदम तरोताज़ा रहते हैं, जो याद करेंगे सब दिमाग में बैठेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही 2 शिफ्ट में सो के 6 घंटे पूरे करने हैं, और पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ना कैसे, एक टॉपिक पर डे लेना है। मान लेते हैं हमने कोई टॉपिक ले लिया, इतिहास, SST सबको ज़्यादा कठिन लगती है, मान लीजिए हमने कोई टॉपिक ले लिया क्रांति का। क्रांति क्यों होती है, क्रांति कहाँ से आई, क्रांति पहले कहाँ हुई, क्रांति किस सन में हुई, क्रांति का कारण क्या है, ये सब आप ऐसे माइंड मैप जैसे हमने बताया था ऐसे बना के पढ़ सकते हो। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसे कंप्लीट कर लो, पढ़ लो, फिर फालतू टाइम में बैठो, जब पढ़ने मन ना लगे एक पेज लो आर्ट का, उसमें स्ट्रक्चर बनाओ कि हाँ ऐसे ऐसे हम पढ़े हैं, इस सन में हुई है, ये यहाँ पर इतने बिंदु इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, यानी पेपर तक तो नहीं भूलोगे, बाद में चाहे भूल जाओ। चलें आगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें पता चल गया कि हम मॉर्निंग या नाइट में पढ़ सकते हैं, तो यूज क्या कर रहे हो, पढ़ने में क्या यूज कर रहे हो, कॉपी किताब पेन पेंसिल या मोबाइल जो भी है वो सब क्या है, यूज है, एक माध्यम है, तो उस माध्यम का भरपूर उपयोग करें। भरपूर मतलब जैसे आप पेन से लिख रहे हो, कॉपी से लिख रहे हो, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ रहे हो ठीक है, ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन 1 आध घंटे जो भी पढ़ रहे हो तो पर डे उस टाइम पर पढ़ना चाहिए, उतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपका यूज़ जो है अच्छे से हो जाए। बात आती है बेस्ट टॉपिक की। टॉपिक जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जब आप फालतू टाइम में बैठे हैं, आपका मन ना लगे, तो आप बेस्ट टॉपिक लें। बेस्ट टॉपिक जैसे मैथ पसंद है तो मैथ लगाएं, इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश पढ़ें, है ना, हिंदी पसंद है तो हिंदी पढ़ें, SST पसंद है तो SST पढ़ें, जो मन में आए, जो आपको अच्छा लग रहा हो उसको पढ़ लें, उससे रिलेटेड मैप बना लें, अच्छा सा टाइम बीत जाएगा। उसके बाद बात आती है वर्कआउट की। वर्कआउट क्या, वर्कआउट ऐसा होता है, मतलब मान लीजिए हम 3 बजे उठ के सुबह बैठ गए, हमारा मन कर रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, बस 10 मिनट घूम लो, इसे वर्कआउट कह देते हैं। ठीक है ना। आप रात में जो है शाम को 6 बजे 7 बजे बैठ गए पढ़ने, 2 घंटा पढ़े, 2 घंटे बाद हमें लगता है सब लोग थक जाते होंगे, एक डेढ़ 2 घंटा से ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ते होंगे कंटिन्यू, तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट टाइम ले लो, घूम लो। अगला आता है म्यूज़िक। म्यूज़िक सभी लोग जानते हैं, म्यूज़िक के माध्यम बहुत कुछ होते हैं, घरों में बहुत सारे माध्यम होंगे, तो ऐसे माध्यमों से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है पढ़ने में म्यूज़िक की ज़रूरत हो, बिना म्यूज़िक के आप पढ़ ना पाएँ।
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग म्यूजिक से दूर रहें। हाँ, फालतू टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फालतू टाइम हमें सबसे अच्छा टाइम लगता है क्या, आर्ट बनाना। हम अगर आपका पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मॉर्निंग में सही है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इवनिंग में सही है, उन सभी के बारे में चर्चा। और उसके बाद उसमें माइंड मैप का समय कब होता है, दोपहर में आपका मन ना लग रहा हो पढ़ने में, माइंड मैप बनाइए। शाम को आपका मन ना लग रहा हो पढ़ने में, माइंड मैप बनाइए। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता होगा किसी के घर में 4 रिश्तेदार आ गए। अब आप सोच रहे हो कि हम कहाँ पढ़ें, 4 लोग बात कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि हम कहाँ पढ़ें। उन्हीं बगल में बैठो, पढ़ो, लेकिन माइंड मैप बनाओ ना। काहे पढ़ रहे हो, चित्र बनाओ, वो देखेंगे, वो खुश रहेंगे, तुम देखो तुम खुश रहेंगे। एक को टॉपिक पूछ लिया तो डिस्कशन हो जाएगा, नहीं पूछे तो तुम्हारा काम तो चल ही रहा है। तो ये क्या होता है, हम लोग टाइम की बचत करते हैं और कुछ सीखते हैं। अब इस माइंड मैप को आप लोग थोड़ा सा सीरियस लेना और पेज ले लेना। पेज स्ट्रक्चर से आप जल्दी याद करते हैं। हमारा दिमाग जो है एक ऐसी जगह होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर दिखता है। अच्छा, पहली बार जब छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसे बताओ भैया ये क्या है, ऐसे लिख के, तो कहेगा कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। अब ऐसे एक उंगली दिखाओ, ये क्या है, तो कहेगा एक है, कहेगा कि नहीं। तो पहला हमारा दिमाग एब्जॉर्ब करता है स्ट्रक्चर को, समझ में आया। वो सुनने से एक नहीं सुनता है, वो बना के देखता है, कहता है इसमें इसमें क्या अंतर है, जैसे ये है वैसे ये है ना। तो ये भी एक है और ये भी एक है। अब समझ में आया। तो ऐसे एक एक को करके स्ट्रक्चर्स को कॉपी करता है और पढ़ता जाता है। तो वही हाल हम ही लोगों का है। हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए, टाइम इतना है नहीं, 1 आध महीने का टाइम है, 2 महीने का, तो इसमें मन से हम पढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर टाइम टेबल की। टाइम टेबल भी 2 तरीके से होते हैं, बस हमारी थोड़ी सी स्टोरी सुन लो, टाइम टेबल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। एक लड़का जो कि काफ़ी अच्छी खासी फैमिली का था, एक टीचर के पास जाता है कुछ पढ़ने, जैसे हम लोग हैं, या कोई और टीचर आ जाए, कोई और सब्जेक्ट आ जाए। अब पढ़ने से ना रिलेटेड, पढ़ने से ना मानो, कुछ सीखने जाता है। कुछ सीखने, जैसे गिटार में ज़्यादा मन लगता है सभी का। सभी बच्चे चाहते हैं हम गिटार सीख लें, हम भी चाहते हैं, तो आई थिंक सब लोग चाहते होंगे। गिटार एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें बजाना नहीं आता, लेकिन मन बहुत लगता है गिटार में, है ना। गिटार की आवाज़ अच्छी होती है। तो वो लड़का जो है, उसके पेरेंट्स उसको ले गए गिटार के टीचर के पास। अब जब गिटार के टीचर के पास पहुँचे, तो उसने कहा कि जो है, मतलब उसके पेरेंट्स बोले, कहा कि सर हम अपने बच्चे को जो है गिटार सिखाना चाहते हैं, और आप अपनी फीस बता दीजिए और टाइम बता दीजिए। तो सर बोले, कहे कि जो है, मतलब फिर वो बोलने लगे, पेरेंट्स बोले कि हमारा बच्चा सर जो है 6 महीने गिटार सीख चुका है। बोले हमारा बच्चा जो है 6 महीने गिटार सीख चुका है। तब उनके सर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा है, आपकी फ़ीस जो है 2 लाख रुपए है और समय जो है 1 साल है। 2 लाख रुपए में 1 साल में मैं आपके बच्चे को गिटार सिखा दूँगा, ठीक है ना। ध्यान से सुन रहे हो, 2 लाख रुपए में 1 साल में मैं आपके बच्चे को गिटार सिखा दूंगा। उनके पिता मान गए, भाई पैसे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो खड़े ही थे कि दूसरे पेरेंट्स आ सकते अपने बच्चे को लेकर, कहे कि सर जो है अपने बच्चे को गिटार सिखाना चाहते हैं, अपनी फीस बता दीजिए, समय बता दीजिए। फिर उसके बाद बोले, कहे कि सर हमारा बच्चा एकदम नया नया है, अभी कुछ नहीं जानता है इसके बारे में, तो आप फीस और वो बता दीजिए। तो वो बोले कि आपकी फ़ीस 1 लाख रुपए है और आपका समय जो है मात्र 6 महीने लगेगा गिटार सीखने में। अब बताओ, उस दिमाग में आया, जो बच्चा 6 महीने पढ़ के गया है उसके लिए सर ने बोल दिया 2 लाख रुपए लगेगा और समय भी 1 साल लगेगा। और जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए वो बोल रहा है कि जो है समय 6 महीना लगेगा और पैसे भी आधे हो जाएंगे, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसने पूछा, गार्जियन ने पूछा जो पहले गए थे। क्या सर जो है आप यहाँ पर मतलब 2 तरह क्यों देख रहे हैं, हमको 2 लाख रुपए बता दिए, 1 साल का समय बता दिए, जबकि हमारा बच्चा 6 महीने का सीखा हुआ है। और इनको जो है अभी बच्चा नया नया है, कुछ नहीं जानता, तो उसे आप आधे 6 महीने में सिखा देंगे और 1 लाख रुपए में सिखा देंगे, जबकि कंडीशन दोनों की सेम है। तब उनके गुरु बोले, कहा इसमें ऐसा है कि ये जो बच्चा 6 महीने सीख के आया है ना, इससे पहले हम 6 महीने मिटा लेंगे। जो 6 महीने सीख के आया है, इससे पहले हम 6 महीने इरेज करेंगे, उसके बाद 6 महीने में सिखा देंगे। तो 6 महीने इरेज करने के 1 लाख और 6 महीने सिखाने के 1 लाख, 2 लाख हो गए। तो कहा इरेज करने की क्या ज़रूरत है। तब वो बोले, कहा एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, उसे हम कह देंगे 3 बजे उठो तो 3 बजे उठ जाएगा। समझ में आया। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, उसे हम कह देंगे 3 बजे उठो तो उठ जाएगा। और एक ऐसा बच्चा जो 6 महीने से 8 बजे तक सोता आया है, उसे हम कहेंगे बेटा 3 बजे उठो तो उठेगा।
तो डंडा लेके बैठना पड़ेगा साथ में। हम वो 3 बजे जगें तो वो 3 बजे जगेगा कि नहीं। तो ये बात होती है केवल और केवल प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेटर है। आपको रात में पढ़ने में मन लग रहा है रात में पढ़िए, आपको दोपहर में पढ़ने में मन लग रहा है दोपहर में पढ़िए, आपको सुबह पढ़ने में मन लग रहा है सुबह पढ़िए। टाइम से आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, बस आप फ्रेश होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ठीक है ना। तो आज की इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल है, टॉपिक है, माइंड मैप है, आप बनाइए, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलेगा। बस हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस।